हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम आज अध्याय 8 के लघुत्तरात्मक प्रश्न करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के। पहला प्रश्न है कि अ, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 3 गुणधर्म लिखिए। तो लघुत्तरात्मक प्रश्न जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं और पूरा पाठ ये 2 नंबर का है। तो गुणधर्म अगर कहें तो 3 गुणधर्म हम देख लेते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण, एक तो संचरण हो गया, एक विद्युत क्षेत्र सदिश हो गया और एक चुंबकीय क्षेत्र सदिश हो गया। ये क्या होते हैं? परस्पर लंबवत होते हैं। तो अगर संचरण सदिश को हम के से लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र सदिश को हम ई से लिखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं, तो ये तीनों क्या होते हैं? परस्पर लंबवत होते हैं। अगर संचरण मान लो एक्स दिशा में हो रहा है, ये के की दिशा है, तो वाई दिशा विद्युत क्षेत्र की और जेड दिशा चुंबकीय क्षेत्र की हो गई। तो तीनों क्या है? एक दूसरे के लंबवत हैं और किसी की भी दिशा निकालनी हो तो वो बाकी के दो सदिशों का क्या होगा? सदिश गुणनफल होगा। अगर हमें संचरण की दिशा निकालनी है तो वो होगा ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी की दिशा में उसका संचरण होगा। तो दूसरा जो गुणधर्म है वो ये है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से विक्षेपित होती है। और क्योंकि ये उदासीन होते हैं तो इस शब्द का कोई मतलब नहीं है इस वाक्य का, इसको हम नहीं लिखेंगे। देखिए विक्षेपित कैसे होती है कि कोई खुद ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से मिलकर बनी है, तो अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखोगे तो उससे इंटरेक्ट तो करेगी ही करेगी। तो ये दोनों के कारण विक्षेपित होती है। अगला हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3 कि मुक्त आकाश की जगह आप क्या लिख सकते हैं? निर्वात भी लिख सकते हैं। तो जो निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है वो प्रकाश की चाल से चलती है। निर्वात में किसकी चाल से चलती है? प्रकाश की। निर्वात में प्रकाश की चाल से ही ये चलती है, क्योंकि प्रकाश क्या है? खुद एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। तो ये हो गए 3 गुणधर्म। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक एक उपयोग दीजिए। 3 तरंगे हमारे पास दी हुई है, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे और गामा किरणें। तो सूक्ष्म तरंगों का नाम सुन के आपके दिमाग में आना चाहिए भाई गर्मा गर्म समोसा, कि भाई समोसे को गर्म करना है तो सूक्ष्म तरंगे उस पर डालेंगे। तो इस और अवरक्त तरंगे हैं उनमें आना चाहिए आपका पास रिमोट, टीवी का रिमोट दिमाग में आना चाहिए। और गामा किरणों के लिए आना चाहिए जानलेवा कैंसर। तो जो सूक्ष्म तरंगे हैं उनका उपयोग हम करते हैं माइक्रोवेव ओवन में जलयुक्त खाद्य पदार्थ का ताप बढ़ाने में। भाई जल युक्त होना चाहिए वो पदार्थ, तभी उसका तापमान बढ़ेगा ओवन में। ठीक है। और दूसरा क्या है? विमान चलन में रडार प्रणाली में। रडार प्रणाली क्या होती है कि जैसे यहाँ पे कोई हमने अपना सेंटर लगा रखा है, रडार यहाँ पे हमने लगा रखा है, इससे हम सूक्ष्म तरंगे भेजेंगे चारों दिशाओं में। तो मान लो दूर से कोई दुश्मन देश का जहाज आ रहा है, पाकिस्तान का कोई वायुयान आ रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है, तो सूक्ष्म तरंगे उसके पास जाएगी, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, F0 आवृत्ति होगी। जब इससे टकराएगी वो, और वो मान लो जहाज जो है वो v वेग से इसकी तरफ आ रहा है, तो जब वापस ये टकरा के वापस जाएगी तब इसकी आवृत्ति में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। उस आवृत्ति में परिवर्तन से हम ये माप सकते हैं कि वो जो दुश्मन का जहाज है वो किस वेग से हमारी तरफ आ रहा है। अगर हमें उसका वेग पता चल गया तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो कितने समय में कितनी दूरी वो तय कर लेगा। इस प्रकार जो है रडार में हम क्या करते हैं? सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करते हैं। तो एक तो रडार प्रणाली में, दूसरा माइक्रोवेव ओवन में इनका प्रयोग होता है। अवरक्त तरंगे, अवरक्त तरंगे क्या काम आती है भाई? टीवी सेट, वीडियो रिकॉर्डर के रिमोट नियंत्रक में काम आती है। और दूसरा क्या होता है कि चिकित्सा में उत्तकों की सिकाई नहीं है, क्या है? सिकाई है। ये उनको उत्तकों को गर्म करने में ये काम आती है, सिकाई में इसका उपयोग करते हैं। अवरक्त तरंगे क्या है? गर्मी को ये अपन अवरक्त तरंगे कहते हैं। गर्म होने पे लाल हो जाता है ना आदमी, हाँ वैसे समझ लो। तो ये गर्म करने में काम आती है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? गामा तरंग। इनसे में क्या याद रखना? कैंसर याद रखना है। तो इनका उपयोग क्या होता है? चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में किया जाता है। तो अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 3 निम्न को परिभाषित कीजिए। एक है विस्थापन धारा और एक है एम्पियर मैक्सवेल नियम। तो पहले हम विस्थापन धारा को समझ लेते हैं। भाई विस्थापन धारा क्या होती है कि संधारित्र की जो प्लेटें होती है, संधारित्र की प्लेटों के बीच या तो विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर से उत्पन्न धारा को क्या कहते हैं? विस्थापन धारा कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन कह दिया तो उसमें विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन अपने आप ही आ गया, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? ई और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। तो देखिए अगर संधारित्र है तो उसमें तार में तो क्या बहेगी? चालन धारा बहेगी। उधर दूसरी साइड भी चालन धारा बहेगी, लेकिन बीच में यहाँ सर्किट ब्रेक है, संधारित्र लगा हुआ है, तो यहाँ भी कंटिन्यूटी के लिए कुछ तो धारा होनी चाहिए ना।
तो यहाँ बीच में जो धारा होती है वो होती है विस्थापन धारा। ये किसके कारण उत्पन्न होती है? विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर के कारण, डी फाई ई बट्टा डी टी। तो आई डी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बट्टा डी टी। आई डी मतलब विस्थापन धारा और आई सी मतलब चालन धारा, दोनों का जो परिमाण है वो सेम ही होता है। तो यहां अब गौर करने वाली बात है कि डी फाई ई अपॉन डी टी तो किसके कारण हो गया? विस्थापन धारा। एक डी फाई बी अपॉन डी टी भी होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, वो किसके बराबर होती है? उसका जो माइनस नेगेटिव मान होता है वो होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल, नाम में तो बल है लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में ये क्या है? वास्तव में ये विभवांतर है एक प्रकार का, ठीक है। तो विभवांतर है, इसका मतलब वो क्या है? मात्रक उसका वोल्ट है। और विभवांतर जो है वो कैसे उत्पन्न होता है भाई? किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किसी आवेश को तो हमें कार्य करना पड़ता है, वही तो विभवांतर होता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से क्या उत्पन्न हो रहा है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से उत्पन्न हो रहा है विद्युत क्षेत्र। जबकि अगर वहां विस्थापन धारा वाले की बात करें तो यहाँ किस में परिवर्तन हो रहा है? विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन से क्या उत्पन्न हो रहा है? करंट उत्पन्न हो रहा है। करंट से क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि यहाँ हो रहा है विद्युत क्षेत्र से क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ एक सिमेट्री है, एक समता है दोनों चीजों में, और यही मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम में सुधार के लिए ये समता लागू की। तो एम्पियर मैक्सवेल का नियम, तो एम्पियर मैक्सवेल का नियम, सबसे पहले एम्पियर का नियम क्या था कि बी डॉट डीएल का जो रेखीय समाकलन होता है, बी का चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो होता है म्यू नॉट सिग्मा आई। और सिग्मा आई क्या है? कुल कंडक्शन करंट है, कुल चालन धारा है। तो यहां हम सिंपली उसको लिख लेते हैं म्यू नॉट आई सी, ये होती है हमारे पास चालन धारा। अब मैक्सवेल ने कहा कि अगर विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होने से भी क्या उत्पन्न होना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना चाहिए। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा टर्म और आनी चाहिए जो किस पे डिपेंड करिए? विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन पे डिपेंड कर रही हो। तो वो क्या था कि धारा केवल चालन धारा ही नहीं होती, एक अन्य प्रकार की धारा भी होती है, विस्थापन धारा जिसको कहते हैं, इसको आई डी से लिखते हैं। और वो कैसे उत्पन्न होती है? विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण वो उत्पन्न होती है। आई डी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो यहां जो डी फाई ओ लिखा हुआ है वहां आप डी फाई ई कर लें, थोड़ा इसमें त्रुटि सुधार कर लें। तो ये विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर है डी फाई ई अपॉन डी टी। तो जब आई सी और आई डी दोनों का मान, आई डी का मान हम रखेंगे तो हमारे पास ये मैक्सवेल एम्पियर समीकरण हमारे पास आ जाएगी। तो यानी कि ऐसी किसी भी सतह जिसकी परिमिति बंद लूप है, तो बंद लूप है, उससे गुजरने वाली कुल धारा कौन कौन सी होती है? एक तो होती है चालन धारा, यहाँ धावन धारा की जगह आप लिखें चालन धारा, एवं दूसरी होती है विस्थापन धारा। इन दोनों का क्या होती है? कुल धारा उन दोनों का योग होती है। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि केवल म्यू नॉट आई सी, केवल ये नहीं होती, वो होती है म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। तो अगर बंद लूप की अपन बात कर रहे हैं तो अगला देखें प्रश्न संख्या 4 की निम्नलिखित मैक्सवेल समीकरण लिखिए या मैक्सवेल समीकरणें लिखिए। तो अगर अपने हमें कहे कि मैक्सवेल समीकरणें कितनी होती है, तो हम कहेंगे कि भाई 4 मैक्सवेल समीकरणें होती है। और ये कोई नई समीकरणें नहीं है, पहले से जो नियम दिए हुए हैं वैज्ञानिकों ने, उन्हीं को समीकरणों के रूप में थोड़ा सुव्यवस्थित रूप से लिखा गया है। तो पहली 2 में क्या आता है? ई आता है, 2 में बी आता है, 2 में डीएस आता है और 2 में डीएल आता है। डीएस लिखे या डीए लिखे एक ही बात है। तो पहला तो क्या है? वो गाउस का नियम है भाई। वो क्या कि ई डॉट डीएस का समाकलन इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा क्या? चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम कि बी डॉट डीएस इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। तो यहां से क्या मतलब निकलता है? पहले वाला तो क्या है? विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम है। दूसरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन होता है वो 0 के बराबर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि कुल आवेश उसके अंदर 0 होगा, कुल चुंबकीय आवेश। चुंबकीय आवेश को क्या कहते हैं? अपन ध्रुव कहते हैं। तो एकल चुंबकीय ध्रुव कभी नहीं होता, वहां दोनों ध्रुव होते हैं, पॉजिटिव ध्रुव और नेगेटिव ध्रुव, दोनों मिलकर क्या कर लेते हैं? उत्तर आ जाता है 0। यानी कि इसका मतलब है कि कभी भी एकल चुंबकीय ध्रुव नहीं होता है। एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व ही नहीं होता। किसके लिए? चुंबक के लिए, चुंबकीय क्षेत्र। जबकि विद्युत क्षेत्र में होता है, सिंपल आवेश भी होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, अलग अलग होते हैं दोनों। अब ई और बी दोनों के लिए डीएस वाला पा गया, तो अब अपन क्या करेंगे? ई डॉट डीएल करेंगे। डीएस वाले दोनों देख लिए, अब 2 डीएल वाले देखेंगे।
यानी कि रेखीय समाकलन वाले। देखें ई डॉट डीएल, ऐसी परिभाषा हमने पहले भी पढ़ी है। किसकी पढ़ी थी हमने ये परिभाषा पढ़ी थी विभवांतर की। और तो ये इक्वल होता है माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। ऐसा नियम हमने पढ़ा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके इक्वल होती है, विद्युत वाहक बल के इक्वल होती है। तो यहाँ ये जो ई डॉट डीएल है ये और किसी को नहीं, किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये विद्युत वाहक बल को ही प्रदर्शित करता है, क्योंकि वो भी क्या होता है, एक विभवांतर ही होता है। यानी कि ये किसका नियम है, यह फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। तो ये कोई नई समीकरण नहीं थी, जो नियम पहले से दिए हुए थे उनको थोड़ा सुव्यवस्थित रूप से मैक्सवेल ने लिखा है। अब देखें ई के साथ तो डीएल आ गया, अब क्या आएगा, बी के साथ डीएल आएगा, बी डॉट डीएल, बी और डीएल का अदिश गुणनफल। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है मैक्सवेल एम्पियर नियम। एम्पियर का नियम तो पहले इतना ही था, म्यू नॉट आईसी, लेकिन उन्होंने कहा भाई म्यू नॉट के साथ एक आईडी भी और होता है, और इसको अगर अपन लिखेंगे तो म्यू नॉट आईसी प्लस म्यू नॉट आईडी की जगह लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर। इसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो ये होगी हमारी मैक्सवेल एम्पियर नियम, मैक्सवेल एम्पियर का नियम। तो ये जो चार अलग अलग नियम थे उन्हीं से क्या बनी है, चार मैक्सवेल समीकरणें बनी है। तो पहला देखें कि विद्युत संबंधी गाउस नियम की समीकरण तो हमने देख लिया कि ई डॉट डी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डीए को हम डीएस भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल सदिश अल्पांश, क्यू क्या है, कुल परिबद्ध आवेश है। तो ये जो हमने चक्रीय समाकलन जिस पृष्ठ के लिया है उस पृष्ठ द्वारा कुल परिबद्ध आवेश है वो है। चुंबकीय संबंधी गाउस का नियम क्या हो गया, बी डॉट डी इक्वल टू 0, यानी कि क्या एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। अगला फेराडे का नियम है, फेराडे का नियम क्या होता है भाई, ई डॉट डीएल, यानी कि विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके बराबर, डी फाई बी बट्टा डी टी। तो यहाँ एक माइनस और लगा लें, ये होता है माइनस डी फाई बी बट्टा डीएल, नहीं डी टी। तो यहाँ कुछ त्रुटि है, इसको आप क्या कर ले, सही कर ले। तो ये हमने देख लिए थे प्रश्न। अगला प्रश्न हम चलते हैं कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंग के उत्पादन के स्रोत क्या हैं। रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगों का क्या होता है कि चालक तारों के आवेशों की त्वरित गति से उत्पन्न होती है। ये चालक तार जो है उनमें अगर आवेशों की त्वरित गति करवाएं तो रेडियो तरंगे उत्पन्न होती है। दूसरा क्या, विद्युत दोलित्र से, यानी कि इलेक्ट्रिक जो ओसिलेटर होते हैं उनसे उत्पन्न होती है। कौन सी तरंगे, रेडियो तरंगे। दूसरा है गामा तरंगे, बहुत शक्तिशाली तरंगे होती है। ये कैसे उत्पन्न होती है, जो रेडियो धर्मी नाभिक होते हैं, रेडियो एक्टिव जो नाभिक होते हैं उनके द्वारा उत्सर्जित फोटोन से। वो जब फोटोन उत्सर्जित करते हैं, रेडियो धर्मी नाभिक कौन से होता है, जो अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं कणों का। यहाँ पे जो गामा है वो गामा वास्तव में वो गामा किरणें हैं, उच्च ऊर्जा के फोटोन हैं। तीसरा देखें एक्स किरणें। एक्स किरणें कैसे उत्पन्न होती है कि किसी धात्विक लक्ष्य, धातु का एक लक्ष्य होता है, उस पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बौछार करवाते हैं, तो आंतरिक सेल से प्राप्त उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन पुंज, तो बहुत सारी जो धात्विक लक्ष्य है उसके इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर होते हैं। तो अगर हम उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन इस पे डालेंगे तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भगा देगा उसके कक्ष से, और वहां जगह हो जाएगी खाली। तो ऊपर वाला कोई इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन की जगह आ जाएगा, तो अपनी ऊर्जा का वो क्या कर देगा, उत्सर्जन कर देगा। वही जो ऊर्जा होती है वो एक्स किरणों के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो इसका सिंपल आप इतना सा भी लिख सकते हो कि किसी धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की बौछार करवाकर हम क्या उत्पन्न कर सकते हैं, एक्स किरणें उत्पन्न कर सकते हैं। तो केवल आप इतना भी लिखे तो भी वो आपका आंसर क्या होगा, सही होगा, कि किसी धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बौछार करवाकर। चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कि किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में, यहाँ समतल है, चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है, तो हमें इसकी बेसिक समीकरण पता होनी चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की और विद्युत क्षेत्र की। किसमें, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो एक्स और टी दोनों के साथ बदलती है। तो इसका समीकरण होता है बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस की जगह माइनस भी आ सकता है, बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो यहाँ के क्या है, के है संचरण नेतांक जो होता है 2 पाई बट्टे लेमड़ा, और ओमेगा है रेख कोणीय आवर्ती। तो यहाँ बी नोट देंगे क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये क्या हो गया, बी नोट हो गया, इसका आयाम हो गया। एक्स के साथ जो है वो क्या होता है, के की वैल्यू होती है, तो यहाँ के आ गया 0.5 इंटू 10 की पावर 3, और टी के साथ होता है ओमेगा। तो ये हमारा हो गया क्या,
ओमेगा 1.5 10 टू पावर 11। अब हमें क्या निकालना है, देखिए तरंग की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। तो तरंग दैर्ध्य कैसे निकलेगी, के की वैल्यू से निकलेगी। यहाँ जो लेमड़ा होता है, लेमड़ा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन के। तो यहाँ हम के का मान रख देंगे, पाई का मान रख देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, लेमड़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 2 पाई अपॉन के का कितना मान है, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 20 आ जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास लेमड़ा का मान। दूसरा तरंग की आवृत्ति, तो वो किसे निकलेगी, ओमेगा से निकलेगी। ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति है, तो 2 पाई एफ। तो यहां से एफ इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 अपॉन में 2 पाई। तो सबके मान हमें पता है, इनकी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास आवृत्ति का मान भी आ जाएगा। इसने कुछ दूसरी समीकरण से किया है, तो इस समीकरण से भी हम कर सकते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 7 की एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड। तो ये एक परास दी गई है, हमें बैंड दिया गया है कि किसी स्टेशन के समतुलित हो सकता है। संगत तरंग दैर्ध्य बैंड क्या होगी, तो हमें आवृत्ति दी हुई है और तरंग दैर्ध्य निकालनी है। पहली आवृत्ति क्या दी हुई है, 7.5 मेगाहर्ट्ज, यानी कि मेगा का मतलब 10 की पावर 6। दूसरी दी हुई है 12 मेगाहर्ट्ज। तो हमें क्या निकालना है, तरंग दैर्ध्य निकालना है। आवर्ती और तरंग दैर्ध्य में एक संबंध हम पहले ही पढ़ चुके हैं, F इक्वल टू होता है क्या, C अपॉन लेमड़ा। तो F1 क्या हो जाएगा, F इक्वल टू C अपॉन लेमड़ा होता है, तो F1 इक्वल टू C अपॉन लेमड़ा 1। लेकिन हमें लेमड़ा निकालना है, तो लेमड़ा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन F1। C का वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10 की पावर 8, F का वैल्यू भी हमें पता है, तो यहां से लेमड़ा 1 इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन F1। C का वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 और F1 की वैल्यू रखेंगे 7.5 इंटू 10 की पावर 6। तो इसको अगर हम हल करते हैं आगे, तो हमारे पास पहले पावर को हल करेंगे तो ऊपर 10 की पावर 2 हो जाएगी, फिर जो भी पॉइंट में है अंक उनको हल कर लेंगे। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास निकल के आ जाएगा 40 मीटर। इसको अगर हम हल करेंगे आगे तो 10 की पावर 2 मतलब 100 हो गया वो, तो 3000/75, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 40 मीटर। तो पहला जो तरंग दैर्ध्य हमारे पास आया लेमड़ा 1 वो आ गया 40 मीटर। इसी प्रकार हम दूसरी आवृत्ति के लिए दूसरा तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं, यानी कि लेमड़ा 2 भी हम निकाल सकते हैं। लेमड़ा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन F2 हो जाएगा। C का फिर से मान रखेंगे वही, प्रकाश का वेग, F2 का मान रखेंगे 12 इंटू 10 की पावर 6। फिर से इसको हल करेंगे, 3/12 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 300/12 और ये अपने पास आंसर आ जाएगा कितना, 25 मीटर। तो यानी कि लेमड़ा 1 और लेमड़ा 2 एक 25 मीटर है, एक 40 मीटर है। तो रेंज क्या होगी, इनके परास क्या होगी, 25 मीटर से 40 मीटर के बीच में। तो वहां से ट्यूनिंग हो सकती है, समसुरित का मतलब वहां ट्यूनिंग होना, वो नेटवर्क को पकड़ लेगा रेडियो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कि निर्वात में एक विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम B0 इक्वल टू 510 नैनो टेस्ला है। नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। तो B0 हमें दिया हुआ है 510 इंटू 10 की पावर -9 टेस्ला। और विद्युत क्षेत्र का आयाम पूछा, हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र का आयाम चुंबकीय क्षेत्र का आयाम से ज्यादा होता है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र वाले को C से गुणा करना पड़ेगा। तो यहां अपने पास E0 इक्वल टू हो जाएगा B0 इंटू C। तो B0 का मान रखो, C का मान रखो, तो आंसर अपने पास आ जाएगा। C का मान होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये तो हमें याद ही है। तो सबसे पहले पावरों को हल कर लेते हैं, पावर को हल कर लेते हैं, तो 510 गुणा 3, तो अपने पास आंसर हमारे पास यहाँ पे इसका आ जाएगा 153 वोल्ट प्रति मीटर। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि B0 और E0 में से E0 बड़ा होता है, बस ये ध्यान में रखना है। तो फॉर्मूला आपको याद आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगा कि
बी के नीचे बट्टा में सी था या ई के बट्टा में सी था। तो भाई ई नॉट बड़ा है तो ई नॉट के बट्टा में सी होगा। तो यहां से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा 153 वोल्ट प्रति मीटर। देखिए विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या है, वोल्ट प्रति मीटर है। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, वोल्ट प्रति मीटर कैसे हुआ कि भाई ई को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो मात्रक हम निकालते हैं एफ अपॉन क्यू से, न्यूटन पर कूलाम, लेकिन यहाँ क्या वोल्ट पर मीटर है, तो ये विभवांतर की परिभाषा से होता है। ई इक्वल टू होता है वी अपॉन डी, वी का हो गया वोल्ट, डी का क्या हो गया मीटर हो गया। तो वोल्ट अपॉन मीटर भी इसका एक मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलाम भी इसका एक मात्रक होता है। तो अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 के निम्नलिखित विकिरणों को तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में लिखे। तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम कहें या आवृत्ति का बढ़ता क्रम कहें, एक ही बात है। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का जो क्रम है वो हमें याद रखना चाहिए। आप चाहे आवृत्ति के क्रम में याद रख लो या फिर तरंग दैर्ध्य के क्रम में याद रख लो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे खतरनाक तरंगे कौन सी है, गामा किरण, उनकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है तो उनकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है गामा किरणों की। तो सबसे आवृत्ति तो ज्यादा है तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसका हो गया, गामा किरणों का। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, रेडियो किरणों का, वो सबसे कम हानिकारक होती है। तो सबसे ज्यादा तो कौन सी होगी, रेडियो किरणें। उसके बाद कौन सी होगी, पराबैंगनी किरणें। तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम है ये। उसके बाद होगी एक्स और उसके बाद होगी गामा। तो गामा की आवृत्ति सर्वाधिक होती है और तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है और तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। देखें दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित विकिरणों को आवृत्ति के घटते क्रम में लिखें। अब आवृत्ति के घटते क्रम सर्वाधिक किसका होता है, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी, गामा किरणों की होती है, वो यहाँ दे नहीं रखी। तो गामा किरणों के बाद कौन सी किरणें आती है भाई, गामा किरणों के बाद एक्स किरणें आती है। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किनकी हो गई, एक्स किरणों की हो गई। एक्स किरण के बाद कौन सी आती है, एक्स किरण के बाद आती है पराबैंगनी तरंगे। एक्स किरणों के बाद आ गई, नेक्स्ट आ गई अपने पराबैंगनी तरंगे। पराबैंगनी तरंगे जो है उनके बाद कौन सी आती है, दृश्य तरंगे आती है। यहाँ दृश्य तो है नहीं लेकिन यहाँ नीला प्रकाश दिया हुआ है तो वो आ जाएगा दृश्य, नीला प्रकाश दृश्य प्रकाश ही तो है। तो 3 नंबर पे आ जाएगा नीला प्रकाश। उसके बाद जो आवृत्ति कम किसकी होती है, उसके बाद आवृत्ति होती है अवरक्त तरंग, ठीक है। और सबसे लास्ट में कौन सी आती है, सूक्ष्म तरंगे। और सूक्ष्म तरंगों के बाद आती है रेडियो तरंगे, जो यहाँ पे दी हुई नहीं। तो ये इनका क्रम हो गया। अगर इनको घटते क्रम में लिखना है तो वो चिन्ह लगाने पड़ेंगे घटने बढ़ने वाले। तो अगर तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम देखें तो रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, फिर पराबैंगनी किरणें, फिर एक्स किरणें और फिर गामा किरणें। इसी प्रकार आवृत्ति का घटता क्रम देखें तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किनकी, एक्स किरणों की, फिर पराबैंगनी किरणें, फिर नीला प्रकाश, फिर अवरक्त तरंगे और सूक्ष्म तरंगे। अब देखते हैं हम 10वां प्रश्न की, एक समरूप विद्युत तरंग निर्वात में गतिमान है यदि तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज है। तो आवृत्ति को क्या लिख देंगे, 30 मेगा के लिए 10 की पावर 6। तो उसकी हमें क्या निकालनी है, तरंग दैर्ध्य हमें निकालनी है। हमें आवृत्ति दी हुई है और हमें क्या निकालनी है, तरंग दैर्ध्य निकालनी है, यानी कि लेमड़ा निकालना है। तो हमें सिंपल सा, हमें पता है फॉर्मूला F इक्वल टू सी अपॉन लेमड़ा होता है। लेमड़ा निकालना है तो C अपॉन F हो जाएगा। C का मान हमें पता है, F का मान हमें दे रखा है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए वैल्यू निकालने में। C का मान है हमारे पास 3 × 10 की पावर 8 और F का मान है 30 × 10 की पावर 6। काफी इजी कैलकुलेशन है। तो पहले पावर को देख लेते हैं। तो पावर अगर इसको भी 30 को 3 लिखें तो 10 की पावर 7 हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल। तो क्या बच गया हमारे पास, 10 की पावर 1 बच गई, जो कि होता है 10 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 मीटर। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये डिस्कशन काफी अच्छा लगा होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।